नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पहुंचते हैं साल 1906 में। ये भारतीय इतिहास का वो साल था जब एक तरफ तो स्वराज की मांग ने पहली बार एक संगठित रूप लिया और वहीं दूसरी तरफ देश को बांटने वाली सियासत की नींव भी रखी गई। सच कहें तो ये साल उम्मीदों और टकरावों दोनों का साल था। आइए समझते हैं कि कैसे इस एक साल ने भारत के भविष्य की पूरी पटकथा ही लिख दी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर 1906 को एक निर्णायक वर्ष क्या बनाता है। फिर हम राष्ट्रवाद और प्रतिरोध की उठती हुई लहरों को महसूस करेंगे। इसके साथ साथ हम विभाजन की राजनीति के उन बीजों को भी देखेंगे जो उस वक्त बोए जा रहे थे। फिर हम उस ऐतिहासिक पल पर पहुंचेंगे जब कांग्रेस ने स्वराज को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया। और आखिर में उस साल की कुछ और जरूरी घटनाओं को जोड़कर इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल करेंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर 1906 में ऐसा हुआ क्या जिसने इसे इतना खास बना दिया। देखिए, इसकी शुरुआत हुई कुछ ऐसे प्रशासनिक और शैक्षिक बदलावों से जिन्होंने आने वाले राजनीतिक तूफान के लिए एक तरह से मंच तैयार कर दिया था। साल की शुरुआत ही एक ऐसे बदलाव से हुई जो आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। 1 जनवरी को ब्रिटिश भारत ने पहली बार ऑफिशियली भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया। ये सिर्फ घड़ियों को मिलाने का फैसला नहीं था, बल्कि ये पूरे देश को प्रशासनिक तौर पर एक ही धागे में पिरोने का एक बड़ा कदम था। इसके ठीक बाद शिक्षा के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। 11 मार्च को कलकत्ता में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी जातीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अब ये कोई आम स्कूल या कॉलेज नहीं था, ये बंगाल विभाजन के खिलाफ चल रहे स्वदेशी आंदोलन का एक सीधा नतीजा था, जिसका मकसद था ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का एक भारतीय विकल्प तैयार करना। लेकिन 1906 की असली कहानी सिर्फ प्रशासनिक बदलावों की नहीं है। ये कहानी है सड़कों पर उबलते गुस्से की और दिलों में जलती आज़ादी की लौ की। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे राष्ट्रवाद की भावना सिर्फ विचारों तक ही नहीं रही, बल्कि एक एक्टिव प्रतिरोध में बदल गई। 1906 के बीच में घटनाओं ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ ले लिया। इसकी शुरुआत हुई 14-15 अप्रैल को बारीसाल प्रांतीय सम्मेलन से, जहां वंदे मातरम का नारा लगाने पर शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इस एक घटना ने आग में घी डालने का काम किया। ठीक एक हफ्ते बाद 22 अप्रैल को युगांतर अखबार ने एक क्रांतिकारी संपादकीय छापा और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 6 अगस्त को वंदे मातरम इंग्लिश डेली का पहला अंक आया और 14 अगस्त को बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल का उद्घाटन हुआ। ये सब एक के बाद एक प्रतिरोध की मजबूत होती कड़ियां थीं। 12 साल की घटना के बाद युगांतर अखबार ने जो लिखा, उसने कांग्रेस की नरमपंथी राजनीति को सीधी चुनौती दे डाली। संपादकीय सार था, बल को बल से ही रोका जाना चाहिए। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि अब प्रार्थनाओं और याचिकाओं का दौर खत्म हो रहा है और सीधी कार्यवाही का युग शुरू हो रहा है। राष्ट्रवाद की इसी आग को एक वैचारिक आधार देने के लिए 6 अगस्त को वंदे मातरम अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। इसे शुरू तो बिपिन चंद्र पाल ने किया था, लेकिन जब इसकी कमान श्री अरबिंदो जैसे महान विचारक के हाथों में आई, तो यह अखबार सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवादियों के लिए एक वैचारिक हथियार बन गया। स्वदेशी के विचार को शिक्षा के क्षेत्र में हकीकत बनाते हुए बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। 14 अगस्त को कलकत्ता टाउन हॉल में इसका उद्घाटन हुआ और 15 अगस्त से इसने काम करना शुरू कर दिया। आप इसके नेतृत्व की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके पहले प्रिंसिपल कोई और नहीं बल्कि श्री अरबिंदो खुद थे और मानद अधीक्षक थे सतीश चंद्र मुखर्जी। नवंबर के महीने में श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम में अपने लेखों की एक सीरीज के जरिए आंदोलन को एक बहुत ही शक्तिशाली विचार दिया, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। इसका मतलब सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश प्रशासन को हर लेवल पर असहयोग करके उससे पूरी तरह से पंगु बना देना था। ये एक क्रांतिकारी विचार था जो बाद में गांधी जी के आंदोलनों का भी आधार बना। लेकिन जहां एक तरफ देश को जोड़ने वाली राष्ट्रवाद की लहर उठ रही थी, वहीं इतिहास एक खतरनाक मोड़ भी ले रहा था। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति अब अपना रंग दिखाने वाली थी और यहीं से शुरुआत हुई विभाजन की राजनीति की। इसकी पहली बड़ी घटना 1 अक्टूबर को हुई।
आगा खान तृतीय के नेतृत्व में 35 मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसे शिमला प्रतिनियुक्ति भी कहते हैं, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। आपको बता दें कि ये मुलाकात ब्रिटिश अधिकारियों के मौन प्रोत्साहन का ही नतीजा थी। और इस मुलाकात में उन्होंने जो मांग रखी, उसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये मांग थी पृथक निर्वाचक मंडल की, यानी कि एक ऐसी चुनावी व्यवस्था जहां मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए ही वोट करें। ये विचार भारतीय समाज को राजनीतिक तौर पर धर्म के आधार पर बांटने का पहला बड़ा और संस्थागत प्रयास था। शिमला में मिली कामयाबी के बाद इसी साल 30 दिसंबर को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ इस राजनीति को एक संगठनात्मक रूप भी दे दिया गया। इसका प्रस्ताव नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखा और इसकी अध्यक्षता वकार उल मुल्क ने की। अब मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के नाम पर एक अलग राजनीतिक मंच तैयार हो चुका था। इन तमाम घटनाओं के बीच अब सबकी नजरें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर थीं। नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और कांग्रेस को एक नई दिशा की तलाश थी। और ये दिशा मिली साल के अंत में हुई एक ऐतिहासिक घटना से। 26 से 29 दिसंबर तक कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। माहौल काफी गर्म था और नरमपंथी गरमपंथी खेमों में बटी कांग्रेस को टूटने से बचाने के लिए सर्वसम्मति से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुना गया। और यहीं पर दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में वो एक शब्द कहा जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक लक्ष्य दे दिया। उन्होंने पहली बार कांग्रेस के मंच से आधिकारिक तौर पर पार्टी का लक्ष्य स्वराज घोषित किया। अब मांग सिर्फ सुधारों की नहीं थी, बल्कि स्वशासन की थी। लेकिन स्वराज सिर्फ एक नारा नहीं था, सवाल था कि इसे हासिल कैसे किया जाए। तो इसी अधिवेशन में इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक 4 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई, जो 4 ऐतिहासिक प्रस्तावों के रूप में सामने आई। ये 4 प्रस्ताव एक दूसरे से जुड़े हुए थे और आने वाले दशकों के लिए आंदोलन के मूल मंत्र बन गए। पहला, लक्ष्य स्वराज। दूसरा, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी। तीसरा, ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाने के लिए बहिष्कार। और चौथा, वैचारिक स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा। इन बड़ी राजनीतिक घटनाओं के अलावा 1906 में कला, साहित्य और उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा था, जो इस साल की तस्वीर को पूरा करता है। ये साल कला और समाज के लिए एक पीढ़ी के जाने और दूसरी के आने का भी गवाह बना। हमने राष्ट्रवादी नेता आनंद मोहन बोस, महान चित्रकार राजा रवि वर्मा और जैन सुधारक आचार्य राजेंद्र सूरी जैसे दिग्गजों को खोया, तो वहीं भारतीय सिनेमा के पितामह पृथ्वीराज कपूर, आध्यात्मिक गुरु किरुणानंद वरियार और कवि एडासरी गोविंद नायर जैसी प्रतिभाओं का जन्म भी इसी साल हुआ। स्वदेशी की भावना सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थी। 25 जुलाई को तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान बना। 16 अक्टूबर को वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू करके समुद्री व्यापार में ब्रिटिश एकाधिकार को सीधी चुनौती दी। क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा युगांतर साप्ताहिक की शुरुआत हुई और औद्योगिक क्षेत्र में भारत का पहला उर्वरक कारखाना भी इसी साल रानीपेट में स्थापित हुआ। प्रशासनिक मोर्चे पर बढ़ते दबाव को देखते हुए वायसराय मिंटो ने भविष्य के राजनीतिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए अरुंडेल समिति का गठन किया। इसके अलावा सिक्का अधिनियम 1906 और मामलतदार कोर्ट एक्ट जैसे कानून भी पारित हुए। और अगर भारत से बाहर देखें तो हमारे पड़ोसी देश ईरान में भी 5 अगस्त को एक संवैधानिक क्रांति हुई, जो दिखाती है कि पूरे एशिया में बदलाव की हवा बह रही थी। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।